Hello everyone, this is Devesh Joshi. I welcome you all on digital learning platform of Winsome International School. तो आज हम अपने क्लास 11th के फिजिकल जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 4 के बारे में लास्ट पार्ट पे आ गए, जहाँ पे हम एक्सरसाइज एंड सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था एंड अब हम उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? Who amongst the following was the first to consider the possibility of Europe, Africa and America having been located side by side? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में किया गया क्या है वो हमें थोड़ा सा देखना है। एक तो पहली चीज इन्होंने फर्स्ट पर्सन का पूछा है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का देखते ही हमारे दिमाग में एक पर्सन का नाम आता है जो बहुत फेमस है, अल्फ्रेड वैगनर ना। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को होल्ड ऑन करके हमें समझना होगा। इन्होंने बात करी है यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, सिर्फ इतनों की बात करी है। कॉन्टिनेंट्स वर्ड का पूरा नहीं लिखा है कि कॉन्टिनेंट्स के बारे में थ्योरी या इन सब का कि भाई है ना मर्जर था या फिर एक ही पार्ट था, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। और फर्स्ट इनके बारे में थ्योरी किसने दी थी तो वो हमें देखना है। फर्स्ट है ऑप्शन में अल्फ्रेड वैगनर, एंटोनियो पेलिग्रिनी और अब्राहम ऑर्टिलियस एंड एडमंड हेस। तो इसके अंदर क्या आंसर होगा? आप भी इसको अटेम्प्ट करिए कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, इसका आंसर होगा अब्राहम ऑर्टिलियस ने। ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर ने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था लैंडमास पूरा एक ही था, उसके बाद में वो सेपरेट हुआ था। किन किन चीजों की वजह से हुआ था वो हमने बात करी थी ना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के उन्होंने 4-5 या 6 कॉजेज दिए थे, उन सब में हमने उनको पढ़ा था। तो यहाँ हमारा आंसर क्या है? यहाँ हमारा आंसर है अब्राहम ऑर्टिलियस। ओके, यस, सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। ये हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड्स क्या थे उनको हम राइट पिकअप करें, देन हमारा आंसर सही होगा, अदरवाइज अल्फ्रेड वैगनर लगा देंगे आप। यस, पोलर फ्लिंग फोर्स रिलेट्स टू। अच्छा, पोलर फ्लिंग फोर्स किसने दिया था? अल्फ्रेड वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, उसके अंदर उन्होंने जो कॉजेस दिए थे टाइडल फोर्स और पोलर फ्लिंग फोर्स, वहां पे उन्होंने बात करी थी। तो पोलर फ्लिंग फोर्स के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या पूछा गया है? पोलर फ्लिंग फोर्स रिलेट्स टू रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ और टाइड्स। देखिए, दो चीजें तो बहुत सिमिलर से आ रही है ना। तो एलिमिनेशन टेक्निक से भी अगर हम देखें तो दोनों बहुत सिमिलर दे दिए, मतलब इन दोनों में से कुछ एक तो होने के चांसेस प्रोबेबल है। देखिए, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, क्या फर्क है? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ का मतलब ये है सन ये है और सन के अराउंड अराउंड जो भी, ठीक है, जो भी चीजें आसपास में जितने भी हम बात करें, चाहे हम अर्थ के बारे में बात कर लें ना, चाहे मार्स के बारे में बात कर लें, चाहे मरकरी के बारे में बात करें, सारे प्लैनेट्स जो है ना अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहे हैं, अराउंड रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्यूशन हमेशा कोई चीज के अराउंड होता है, ठीक है ना। रोटेशन क्या होता है? एक्सिस के ऊपर होता है ना। रोटेशन क्या होता है? एक्सिस के ऊपर होता है, ऑन एक्सिस। यस, तो ये ध्यान रखना है। मैं रोटेशन के अंदर डिफरेंस क्या है, रिवॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है? रिवॉल्यूशन किसी और के अराउंड होगा, ठीक है, और रोटेशन क्या होता है? अपनी एक्सिस के ऊपर खुद का घूमना होता है। यस, तो यहाँ हमें क्या बताया गया था? देखिए, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ और टाइड्स, इनमें से क्या ऑप्शन होगा? देखिए, ग्रेविटेशन का कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ग्रेविटेशन का पोलर फ्लिंग फोर्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशन तो खुद एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा डाउनवर्ड्स लगता है, ठीक है। तो पोलर फ्लिंग फोर्स का उससे कोई रिलेशन नहीं है। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ के अंदर हम देखें अर्थ का रिवॉल्व करना, हाँ ठीक है, अर्थ का रिवॉल्व करना और आप अगर ग्रेविटेशन फोर्स को देखें उनमें एक रिलेशन होता है, लेकिन इसका पोलर फ्लिंग फोर्स से कोई रिलेशन नहीं है। रोटेशन ऑफ अर्थ की बात करें तो उसका हाँ बिल्कुल एक रिलेशन है, ठीक है ना। तो रोटेशन ऑफ अर्थ को रिलेट किया गया था पोलर फ्लिंग फोर्स में कि अर्थ रोटेट करती है, उस वजह से पोलर फ्लिंग फोर्स लगता है। और जो इक्वेटर के ऊपर आपको बल्जेस दिखाई देते हैं पोलर से, वो थोड़ा सा आपको फ्लैट दिखता है। तो ये रीजन दिया गया था। टाइड्स का इसके अंदर कोई है नहीं, टाइडल फोर्स अपने आप में इन्होंने कॉज दिया था, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोटेशन ऑफ अर्थ हो जाएगा। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा रोटेशन ऑफ अर्थ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट? नॉट अ माइनर प्लेट, देखो हाईलाइट कर रहा हूं मैं इस वर्ड को, नॉट अ माइनर प्लेट, मतलब इनमें से कौन सी एक मेजर प्लेट है ना। क्वेश्चन का दूसरा पूछने का तरीका क्या हुआ? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट, यानी इनमें से कोई एक मेजर प्लेट होगी। तो नॉट अ माइनर प्लेट के अंदर देखिए कौन सा है, एक हमें दिया नाज़का प्लेट, एक अरेबिया प्लेट, एक फिलिपाइन प्लेट और एक अंटार्कटिका प्लेट। तो देखो, इनमें से जब हम सारों के ऑप्शन के नाम सुनते हैं, जिसको आंसर आता है वो तो डायरेक्ट इसका पिक कर सकता है। अब जिनको नहीं आता है वो यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट से रिलेटेड नाम आ रहा है, यूरेशिया नाम आया, ऑस्ट्रेलियन नहीं आया, है ना। तो यहाँ पे नाम आ रहा है एक अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका जो क्या है एक कॉन्टिनेंट है ना, तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। और बाकी जो आप यहाँ पे देखें ये तीनों क्या है, माइनर प्लेट्स हैं, है ना, ये तीनों क्या है, माइनर प्लेट्स हैं। नाज़का, अरेबिया एंड फिलिपाइन ये तीनों माइनर प्लेट्स हैं, तो इसलिए हम इन तीनों को क्या कहेंगे कि ये माइनर प्लेट्स की कैटेगरी में, तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। इनमें से एक डिफरेंट है अंटार्कटिका, क्योंकि वो एक मेजर प्लेट है या कॉन्टिनेंटल प्लेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स वाज नॉट कंसिडर्ड बाय दोज व्हाइल डिस्कसिंग द कांसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसके बारे में बात करी गई है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बात करी गई कि इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट उस टाइम पे एप्लीकेबल नहीं हुआ था। तो देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं हुआ वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो जो फैक्ट हमारे पास में रॉन्ग हो जाएगा वही एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, फर्स्ट है वोल्केनिक एक्टिविटी अलोंग द मिड ओशनिक रिजेस। मिड ओशनिक रिज क्या था, एक बार थोड़ा सा अगर हम उसको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें तो मिड ओशनिक रिज एक ऐसा ओशन के अंदर बीच में पॉइंट था जहां से आपको क्या हो रहा था, लावा जो है सरफेस पे बाहर आ रहा था ओशन के अंदर और नई रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था जैसे लावा बाहर आया तो दोनों तरफ में वो क्या हो जाएगा, लावा बाहर आने के बाद में सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिडिफाई होने के बाद में यहाँ पे क्या बन गया, न्यू रॉक बन गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में न्यू रॉक बन गया, रॉक। ओके, जब न्यू रॉक बन गया तो यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक होगा रिज के अंदर, जैसे ही लावा बन करके बाहर आया तो वो क्या करेगा, पहले वाली रॉक को थोड़ा सा शिफ्ट करा देगा। तो यहाँ पे कोई और रॉक रही होगी तो ओल्डर रॉक जो होगी, है ना, उसके अंदर क्या होने लग जाएगा, शिफ्ट होने लग जाएगा। इसके अंदर क्या होने लग जाएगा, शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आगे स्प्रेड। न्यू रॉक ने ओल्डर रॉक की जगह ले ली, ओल्डर रॉक और आगे शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, ओल्डर रॉक होगा, है ना, उसके अंदर भी शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो उसके अंदर भी आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो वोल्केनिक एक्टिविटी अलोंग द मिड ओशनिक रिज ये हमें देखने को मिलता है। हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यस, देन फिर है स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व्ड इन रॉक्स ऑफ ओशन फ्लोर। देखिए क्या कह रहे हैं, नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड वो होता है जो आज के प्रेजेंट जो या उस टाइम पे जब रॉक बनी थी उस टाइम के मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन था। यानी कोई भी रॉक का सैंपल लिया, ये रॉक का पुराना वाला जैसे सैंपल है, तो उस टाइम पे जब ये रॉक बनी थी, आज से मान लीजिए 1200 मिलियन ईयर्स 12,000 मिलियन ईयर्स पहले बनी थी या 12 मिलियन ईयर्स पहले बनी थी, तो उस टाइम पे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अलाइन था और इस रॉक के अंदर भी उस टाइम के अकॉर्डिंग अलाइंड है, तो ये क्या हुआ, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड हुआ। लेकिन मान लीजिए उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड तो कैसा अलाइंड था, मैग्नेटिक फील्ड कुछ था मान लीजिए ऐसा, लेकिन इसके अंदर क्या था, रॉक के अंदर, रॉक के सैंपल में तो मिल रहा है कि आपको इस डायरेक्शन के अंदर, है ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मिल रहा है। और तब हुआ कैसा करता था, नॉर्थ डायरेक्शन में हुआ करता था। 12 मिलियन ईयर्स अगो मान लीजिए क्या था, नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए था, लेकिन रॉक में कैसा मिला, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मिला। तो इसका मतलब क्या है, रिवर्स है, उससे उससे कुछ चेंज्ड है ना। तो ये वाली बात भी हाँ हमें करेक्ट लग रही है, इस पॉइंट से रिलेटेड लग रही है। ठीक है, इस पॉइंट से रिलेटेड लग रही है, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए इस पॉइंट के अंदर क्या करें, हमें ये बात समझनी होगी कि यहाँ पे सी फ्लोर से रिलेटेड तो कुछ है नहीं, कॉन्टिनेंट्स के अंदर अलग अलग फॉसिल्स मिले हैं, है ना, फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, जैसे कुछ अंटार्कटिका के अंदर है कॉमन, ऑस्ट्रेलिया में भी है और इंडिया में भी है ना, फॉसिल्स सेम मिले। तो फॉसिल्स का सेम मिलना तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग से था ही नहीं, वो तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का था। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से कर देता हूँ। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, देन नेक्स्ट वाला हमारे पास में क्या है, यस, एज ऑफ रॉक्स फ्रॉम द ओशन फ्लोर। तो देखिए ये वाला जो ओल्डर वाला रॉक था, ये वाला जो ओल्डर वाला हमारे पास में रॉक था, तो इसमें क्या था, ओल्डर वाले रॉक की इसकी जो एज होगी वही वाली तो एज इस ओल्डर वाले की होगी, इस जो न्यू वाले की एज होगी, है ना, वही इस न्यू वाले की एज होगी, तो एज तो सेम रहने वाली है। तो एज ऑफ रॉक्स फ्रॉम द ओशन फ्लोर, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शंस अगर करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि क्या पूछा था, नॉट कंसिडर्ड, ना, इनमें से कौन सा कंसिडर नहीं किया गया था। तो ये तीनों तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग से रिलेटेड पॉइंट है, इसका मतलब इनको कंसीडर किया गया होगा। ये सी फ्लोर से रिलेटेड नहीं है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से रिलेटेड है। पॉइंट सही है लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का पॉइंट है, इसलिए ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री
ऑफ द इंडियन प्लेट अलोंग द हिमालयन माउंटेन। ठीक है, तो किस तरीके की बाउंड्री वहां पे बनी है, मतलब देखो एक तो हिमालयन की बात की जा रही है ना, हिमालयन की और इंडियन की, हिमालयन और इंडियन इन दोनों के बारे में बात की जा रही है। तो इन दोनों के बीच में किस तरीके का हमारे पास में प्लेट बाउंड्री बनी है, ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। देखो हिमालयन और इंडियन, हमें एक बात ध्यान रखनी है, इंडिया के जो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन के अंदर ऐसे हिमालयाज बने हुए हैं, है ना, ये हिमालयाज है, यस ये हिमालयाज है। देखो ये इंडिया का नॉर्थवर्ड डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में फिर जैसे आप आगे जाओगे, है ना, इस वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, यस ये वाला जो पूरा सेक्शन आ रहा है यहाँ से, है ना, इस सेक्शन में क्या हिमालय सबसे ज्यादा आएंगे। चाहे आगे हम नॉर्थ ईस्ट तक अप टू नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, है ना, वहां पे इस डायरेक्शन में हिमालय आ जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे हिमालयाज के बारे में जब हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर और डिटेल में बात करेंगे। इस पूरे सेक्शन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, हिमालयाज का सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या बात कर रहा है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री ऑफ द इंडियन प्लेट अलोंग द हिमालयन माउंटेन्स, है ना, हिमालयन और इंडियन के बीच में कौन सी है, ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस नहीं, इंडियन प्लेट जो आई थी वो ओशनिक प्लेट तो नहीं थी, है ना। देखो फर्स्ट वाला जो और ये जो ऑप्शन दे रहे हैं ओशन और कॉन्टिनेंट, यहाँ तो ओशन का तो सवाल ही नहीं था, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा गलत, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंस हुआ था क्या वहां पे दो प्लेट्स का, नहीं, डाइवर्जेंस वाली बात तो नहीं है। माउंटेन्स जब भी बनेंगे ना आप कन्वर्जेंस को समझेंगे, है ना, इस तरीके से जब ये दो प्लेट्स आई होंगी, ये दो प्लेट्स आई होंगी, ये इसकी तरफ आई थी, उसके बाद में दोनों जाकर के क्या हो गई, एक दूसरे के साथ में कन्वर्ज हो गई, तो जैसे ये पास पास में आ गई होंगी, कुछ ऐसा हुआ होगा, ये जो प्लेट्स है ना ये यहाँ पे ऐसे कुछ ओवरलैप करिए, तो ये जो ओवरलैपिंग वाला रीजन था ना, ये वाला जो ओवरलैपिंग का रीजन था, यहाँ पे क्या बन गए, ये हिमालयाज बन गए, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ओवरलैपिंग इनमें हुई तो यहाँ पे सेडिमेंट्स ऊपर उठ गए, यहाँ पे हिमालयाज बन गए, तो इसी की बात की जा रही है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। देन ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म मतलब स्लाइड एक दूसरे का पैरेलल वाला, है ना, एक आपके पास में प्लेट ऐसा है, दूसरा प्लेट आपके पास में ऐसा है, तो इन दोनों का इस तरीके से पैरेलल मूवमेंट हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्म होता है, ये ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होता है, ये ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, तो ये वाला भी बात यहाँ पे सही नहीं है। देन कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, हाँ बिल्कुल, अभी ये हमने देखा ना कि दो प्लेट्स ऐसे आई थी, दोनों का कन्वर्जेंस हुआ होगा, दोनों एक साथ आके मिली होंगी तब जाके सेडिमेंट्स ऊपर उठ गए, तो वो क्या है, ये कन्वर्जेंस वाला खेल है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, है ना। तो ये वाला, तो हमारा ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, हमने यहाँ पे चारों ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया है, क्या क्या इनके अंदर ऑप्शंस में हमें बातें समझाई गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यस। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स हमें देना है, 3-4 लाइन के अंदर रफली हमें आंसर देना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैंने डिटेल में सारी चीजों को लिया हुआ है, आपको आइडिया लग जाए, आप इसमें से अपना आंसर निकाल सकें। What were the forces suggested by the Wagner for the movement of continents? तो कॉन्टिनेंट के मूवमेंट के लिए उन्होंने क्या बताए थे, कौन कौन से फोर्सेस थे, बेसिकली पोल फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स, है ना, इन दो के बारे में बात करी थी। मैंने पूरा एक बार यहाँ पे लिया सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाए। Yes, Wagner proposed that the movement responsible for the shifting of the continents resulted from the two forces, the pole fling force and the tidal force. इन दो के बारे में बात की गई, ठीक है। पोल फ्लिंग क्या है, आप सीधा सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं, the two forces were ऑप्शन नंबर 1 इज पोल फ्लिंग फोर्स, नंबर 2 इज टाइडल फोर्स। देन आप यहाँ पे आके एक एक लाइन में इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। द पोल फ्लिंग फोर्स इज एसोसिएटेड विद द अर्थ्स रोटेशन। अभी हमारे एक क्वेश्चन भी था जिसके अंदर बात की गई थी, रिवॉल्यूशन, रोटेशन, ग्रेविटेशन वगैरह सारे ऑप्शन दिए थे, टाइडल, है ना, तो उसके अंदर हमारा यही था कि थ्योरी के अंदर ये हमें दिया अर्थ रोटेशन से रिलेटेड है, विच कॉजेज अ बल्ज एट द इक्वेटर ड्यू टू द अर्थ नॉट बीइंग अ परफेक्ट स्फीयर, है ना, इक्वेटर के ऊपर बल्जेस हमें दिखाई देते हैं कुछ इस तरीके से। ये जो बल्ज है यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो हमें शेप दिखाई दे रही है क्या बल्ज है इक्वेटर पे, क्योंकि यही वाला रीजन जो है इक्वेटर कहा जाता है ना, और इनको आप क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ये पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों पोल्स आ जाते हैं, ये वाले पॉइंट्स पोल्स होते हैं, और ये पॉइंट, ये लाइन जो होती है इक्वेटर, हम आगे बात करेंगे इनके बारे में। यस, दिस बल्ज इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ अर्थ रोटेशन, अर्थ के रोटेशन से है, ठीक है। तो आप इसमें से चाहें तो ये बता सकते हैं पोल फ्लिंग फोर्स इज एसोसिएटेड विद अर्थ रोटेशन, दैट्स इट, है ना। तो आपने क्या कर दिया, एक तो किसको इसको मेंशन कर दिया आपने, एक तो ये मेंशन कर दिया कि नंबर 1 फोर्स इज दिस, नंबर 2 फोर्स इज दिस, फिर आपने कह दिया फोर्स इज एसोसिएटेड विद द अर्थ रोटेशन, ठीक है। तो ये आप बात कर रहे हो। देन टाइडल फोर्स इज जनरेटेड बाय
ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन, ठीक है, विच क्रिएट्स द टाइड्स इन द ओशंस। ये वाला पॉइंट आप फिर उसके बारे में मेंशन कर सकते हो, आपका आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, बट मैंने इसको पूरा इंक्लूड किया है। हाँ जी, तो वैगनर ने यहाँ पे क्या बताया था, वैगनर ने कहा था कि जो फोर्स है वो ग्रेजुअली एक्सर्ट होते रहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, ठीक है ना। एक अर्थ के ऊपर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों मिलियंस ऑफ ईयर्स तक लगते रहे। उसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे कॉन्टिनेंट्स और का उनका सेपरेशन होना स्टार्ट हो गया था। ग्रेविटेशनल फोर्स लगे तो क्या हुआ, उनसे टाइड्स वगैरह आने लगे, टाइड्स वगैरह आने लगी तो कॉन्टिनेंट्स को प्रेशर लगा होगा, तो कॉन्टिनेंट्स क्या होने लग गए, सेपरेट होने लग गए थे, ओशंस का स्प्रेड होने लग गया था। ये बताया हुआ यहाँ पे वैगनर के मूवमेंट ऑफ अर्थ या मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स वाले में। यस, सेकंड क्वेश्चन, हाउ वर द कन्वेंशनल करंट इन द मेंटल इनिशिएटेड एंड मेंटेन्ड, ठीक है। कन्वेंशनल करंट की बात करिए, तो देखिए यहाँ पे इन द 1930s आर्थर होम्स, सबसे पहली बात कन्वेंशनल करंट थ्योरी किसने दी थी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी थी आर्थर होम्स ने। एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ कन्वेक्शन करंट्स हैपनिंग विद इन द मेंटल लेयर। कहाँ होता है मेंटल लेयर, तो ये बारे में हमें बात करना जरूरी है, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप जरूर से मेंशन करें। 1930s में आर्थर होम्स ने दिया था, कहाँ पे होता है, मेंटल लेयर के अंदर ये होता है, ठीक है। यस, these currents are created by the radioactive elements which led to variation in temperature within the mental, ठीक है। देन फिर आप इस पॉइंट को भी जरूर से मेंशन करें, these currents are created by the radioactive elements, ठीक है। तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की वजह से ये सब कुछ होता है। Holmes proposed that a system of such currents exists throughout the mental. This was his attempt to address the questions of force that caused many scientists at the time to reject the theory of continental drift. ये आप ना लिखें तो भी चलेगा, बट ये आपको इतना लिखना जरूरी है, ठीक है। बेसिकली आर्थर होम्स ने क्या किया था, उन्होंने 1930s के अंदर बताया कि कन्वेक्शनल करंट होती है वो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है कॉन्टिनेंट्स के सेपरेशन के लिए। अब कन्वेक्शनल करंट चलती है तो उनका कहाँ पे प्लेस होता है, कहाँ पे चलती है वो चलती है मेंटल के अंदर, ठीक है। मेंटल वाली जो पूरी लेयर होती है उसके अंदर चलती है। चैप्टर 3 के अंदर हमने बात करी थी ना, मेंटल कौन सी लेयर होती है वहां पे। देन हमने यहाँ पे बात करी थी कि दीज करंट्स आर क्रिएटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू यहाँ पे बनती है। क्यों, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर वेरिएशन आता है। टेम्परेचर वेरिएशन किसकी वजह से आता है, वो आता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के प्रेजेंस की वजह से, तो वो भी हमने यहाँ पे बता दिया, which led to the variation in temperature within the mantle, okay, yes। उसके बाद में what is the major difference between the transform boundary and convergent और divergent boundaries of plates, ठीक है। convergent और divergent boundaries के बारे में बात करी जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और हमें ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज इन तीनों के बीच में डिफरेंस को बताना है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री एंड द कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स आर एज फॉलोज, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, द डिफरेंस इज एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, दीज अकर व्हेन प्लेट्स स्लाइड हॉरिजॉन्टली। क्या बताया गया, ट्रांसफॉर्म कैसा होता है, देखो आप इसका डायग्राम्स भी यहाँ पे बना सकते हो, चाहे तो आप ऐसे छोटे छोटे डायग्राम्स को बनाएं, जरूर से बनाए ना। ये दो प्लेट्स हैं, इनके अंदर इस तरीके से आप इनको मोमेंट को दिखा दें, फिर यहाँ पे लिख दें इसके नीचे, तो आप इसके नीचे ऐसा लिख दें फिगर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ओके। तो आपने एक डेफिनेशन लिखी, उसके बाद में आप ऐसा इनका एक डायग्राम बना देना। प्लेट 1 प्लेट 2 भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, दिस इज प्लेट 1, दिस इज प्लेट 2, ओके। ज्योग्राफी में डायग्राम्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आप इनको जरूर से बनाएं। देन कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, एट दीज बाउंड्रीज वन प्लेट मूव्स बीनीथ अनदर लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रस्ट। क्या होता है, एक बाउंड्री, एक प्लेट आपके पास में कुछ ऐसी है, उसके नीचे क्या है, दूसरी वाली प्लेट कुछ ऐसे आ रखी है ना। आप यहाँ पे दूसरी वाली प्लेट को बनाएं, है ना। इसको आप लिख दें प्लेट 1, इसका मूवमेंट इस तरीके से, ये आपके पास में प्लेट 2, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये कन्वर्जेंस का डायग्राम हो गया, ठीक है ना। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज आप इसको यहाँ पे मेंशन कर दें, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। देन आपके पास में डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, हियर न्यू क्रस्ट फॉर्म्स एज अ प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो आप ऐसा भी एक डायग्राम बना सकते हैं, एक प्लेट ये है, आप इसको हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं ना। चलिए मैं ऐसा वर्टिकली बना देता हूँ।
ये हो जाएगा आपका प्लेट 1, हो जाएगा आपका प्लेट 2। ओके, तो ये प्लेट 1 प्लेट 2 ये आपका कौन सा हो गया, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का, ये हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट बाउंड्रीज का। इस तरीके से आप करके डायग्राम्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे समझने में बहुत हेल्पफुल रहेगा और दूसरा एग्जामिनर भी आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए मतलब बाउंड हो जाएंगे कि उनको देना ही देना पड़ेगा। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, न्यू क्रस्ट फॉर्म्स एज अ प्लेट मूव अवे, ये बता दिया। ये कन्वर्जेंट में हमने बता दिया कि भाई यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है क्रस्ट के अंदर, तो वो हमने मेंशन कर दिया। और यहाँ पे स्लाइड हॉरिजॉन्टली वाली बात थी, तो वो स्लाइड हॉरिजॉन्टली वाला हमने ऐसा दिखा दिया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the location of the Indian landmass during the formation of Deccan Traps? डेक्कन ट्रैप्स जब बन रहे थे तो इंडियन लैंडमास की क्या कंडीशन थी भाई, नीचे थे ना हम, तो ऑस्ट्रेलिया के पास में थे, ऑस्ट्रेलिया हमारा पड़ोसी था, है ना। फिर वहां से हम ऑस्ट्रेलिया को छोड़ छाड़ के ऊपर तक आ गए, नॉर्थ में आ गए, फिर हिमालयाज को बना दिया। Approximately 140 million years ago, the subcontinent was positioned as far as south as 50 degree south latitude। भाई कहाँ थे हम, हमने बता दिया साउथ में थे। कहाँ पे, 50 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड पे हम बैठे थे। एज द इंडियन प्लेट मूव टुवर्ड्स द एशियाटिक प्लेन, एशियाटिक मतलब यूरेशियन प्लेट की तरफ भी हम बात कर सकते हैं, या एशिया की डायरेक्शन में हम बात कर सकते हैं। यूरेशियन तो पूरी बड़ी प्लेट हो गई, हम स्पेसिफिकली एशिया की डायरेक्शन में यूरेशियन प्लेट के उस हिस्से से टकराए थे। देखो इतनी बड़ी मान लो ये आपकी पूरी यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट, क्योंकि इसमें यूरोप और एशिया पूरा बना हुआ है। अब इसका जो एक पर्टिकुलर सेक्शन था, कौन सा सेक्शन, ये मान लीजिए ये इतना सेक्शन, ये क्या बना रहा है ना, ये आपका एशिया का वो हिस्सा है जहां पे इंडिया के टकराया था, इसलिए हमने यहाँ पे एशियाटिक प्लेट लिख दिया, इसी के एक सब सेक्शन की बात कर ली है। ठीक है ना। सिग्निफिकेंट इवेंट अकर्ड, द इरप्शन ऑफ लावा एंड द क्रिएशन ऑफ द डेक्कन ट्रैप्स। क्या हुआ था, लावा यहाँ पे इरप्ट हुआ था और उसके बाद में डेक्कन ट्रैप्स। डेक्कन ट्रैप्स यानी जो लावा यहाँ पे आ गया था और उसके बाद में पूरा वो ठंडा हो गया था, सॉलिडिफाई हो गया था पूरा, उसके एकदम आज जो हम ब्लैक सॉइल देखते हैं तो किसके रेमिनिसेंट्स हैं, वो है डेक्कन ट्रैप्स के। ठीक है, कि डेक्कन ट्रैप्स कभी यहाँ पे रहा करता था। This began around 60 million years ago and persisted for an extended period। 60 million year ago पहले ये चीज हुई थी और उसके बाद में बहुत लंबे टाइम तक ये चलता रहा था प्रोसेस, है ना। During this time, the subcontinent remained close to the equator। उस टाइम पे कहाँ पे थे, इक्वेटर के बहुत ज्यादा क्लोज में थे। भाई हम यहाँ से साउथ से उठ करके यहाँ पूरे नॉर्थ के अंदर यहाँ से उठ करके यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक आने में बीच में क्या आई थी, इक्वेटर भी आई थी, है ना। आज तो हम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो बीच में यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाती है, आज तो हम उसको उसके पास में, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आज तो हम यहाँ पे, कभी हम कहाँ पे थे, यहाँ पे इक्वेटर के पास में भी थे, तो उस टाइम पे क्लोज टू इक्वेटर थे। अराउंड 40 मिलियन ईयर्स अगो एंड ऑनवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज बिगिन। 40 मिलियन ईयर्स पहले हिमालयाज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। साइंटिस्ट सजेस्ट दैट दिस प्रोसेस इज ऑनगोइंग विद द हाइट ऑफ हिमालयाज कंटिन्यूइंग टू इंक्रीज इवन टुडे। मैंने आपको चैप्टर के अंदर बताया भी था की हाइट है जो इंक्रीज हुई है 0.86 सेंटीमीटर या 0.86 मीटर्स आप कह सकते हैं, या 86 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। यस, देन बड़े क्वेश्चंस की बात करें, 150 वर्ड्स के अंदर हमें आंसर देना है। व्हाट आर द एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हाँ जी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जो 5-6 सारे एविडेंसेस हैं उनके बारे में हमें लिखना होगा यहाँ पे। तो कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर सबसे पहला हम बात करें कॉन्टिनेंटल फिट, जिगसॉ फिट, जिसको हमने कहा सीधा आप जिगसॉ फिट भी लिख सकते हैं। अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका हैव शोर लाइंस दैट रिमार्केबली मैच ईच अदर सजेस्टिंग दे वर वंस कनेक्टेड। ठीक है, तो इसका अगर आप डायग्राम बना पाए बहुत अच्छी बात होगी, नहीं बना पाए कोई बात नहीं। ठीक है, कोशिश करें डायग्राम अगर बना पाए तो। अफ्रीका को थोड़ा बहुत भी आप कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे बना दें, हाँ ये ऐसे ऐसे अफ्रीका को बना दिया, उसके बाद में इसी के अंदर फिट होने वाला आप क्या बना दें, इसको लिख दें ऐसे अफ्रीका, और ऐसा फिर इधर आप बना दें साउथ अमेरिका, वो इसके साथ में ऐसे ऐसे फिट हो रहा हो ना, यूं करके आप इसको बना दें, थोड़ा बड़ा बना दिया, तो यूं करके आप इसको यूं बना, सीधा हो जाएगा। इस तरीके से आप कुछ इसको करके बना सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं साउथ अमेरिका ना। ये आप बेसिकली क्या करें, ये वाला जो पॉइंट लिखे ना इसके जस्ट नीचे ही बना दें ऐसे साउथ अमेरिका। देन रॉक्स ऑफ सिमिलर एज अक्रॉस ओशंस। अभी अभी हमने पहले लास्ट क्वेश्चन के अंदर समझा था कि कैसे रॉक्स का शिफ्टिंग होता है ना, जब सी फ्लोर स्प्रेड होता है उस टाइम पे रॉक शिफ्ट हो जाते हैं, सिमिलर एज के हमें मिलते हैं, तो वो चीज यहाँ पे एंशिएंट रॉक्स डेटिंग बैक 2000 मिलियन ईयर्स फ्रॉम फाउंड अलोंग द ब्राजीलियन कोस्ट अलाइन विद दोज इन वेस्टर्न अफ्रीका। देखो वेस्टर्न अफ्रीका के कोस्ट पे, यहाँ पे मान लीजिए आपका वेस्टर्न अफ्रीका है,
ये वेस्टर्न अफ्रीका के इस कोस्ट पे जो आपको मिले हैं वही आपको क्या साउथ अमेरिका का ये वाला ब्राजील हो जाएगा। ओके, तो ब्राजील के कोस्ट पे जो मिल रहे हैं इन दोनों की एज क्या है, सेम एज है। एज क्या है, सेम एज है। जब एज बिल्कुल सेम हो जाती है, इस तरीके से एज बिल्कुल सेम हो रही है, इसका मतलब कभी एक साथ रहे होंगे, तभी वो आज स्प्रेड करते 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 दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के हिस्से के पास पहुंच गए कि हाँ भाई एक तो ब्राजील के पास, एक आ गया आपके पास में वेस्टर्न अफ्रीका जो गाना वगैरह वाला उस पोर्शन को आप देखें तो आप कहेंगे कि हाँ ये दोनों कभी सेम रहे होंगे, बाद में सी फ्लोर स्प्रेड हुआ तो ये अलग हो गए। द अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट्स इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका आर फ्रॉम द जुरासिक एज, इम्प्लाइंग दैट दीज वर देयर वाज नो ओशन बिटवीन देम बिफोर द टाइम। हाँ ये बात हुई होगी, ठीक है। जुरासिक एज के दोनों के अंदर सेम ही टाइम के आपको क्या मिलते हैं, मरीन डिपॉजिट्स मिलते हैं, ठीक है ना। अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट जो इनके अंदर मिलते हैं साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में जुरासिक एज के हैं, सेम टाइम के, मतलब तो वो तभी हो सकते हैं ना मरीन डिपॉजिट्स एक जैसे। इसका मतलब कभी यहाँ पे ओशन नहीं हुआ करता होगा, बाद ही में ये सेपरेट हुआ था। और जिग्सॉ फिट में हम देखते हैं भाई एकदम बढ़िया से फिट भी हो रहा है। उसके बाद में टिलाइट, दिस सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्लेशियर डिपॉजिट्स। टिलाइट किनको कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जो ग्लेशियर डिपॉजिट से बनते हैं। इज फाउंड इन द गोंडवाना सिस्टम अक्रॉस 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में हम देखें तो वहां पे हमें सबके अंदर टिलाइट देखने को मिलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ थिक टिलाइट एट द बेस इंडिकेट्स एक्सटेंसिव ग्लेशिएशन विद काउंटरपार्ट्स फाउंड इन अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली आप सीधा सीधा टिलाइट में ये पॉइंट लिख सकते हैं, दिस सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्लेशियर डिपॉजिट्स इज फाउंड इन द गोंडवाना सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में सीधा इनका नाम लिख दें, ठीक है, अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, दैट्स इट। आपका पॉइंट यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइंस आपको बाकी बीच में लिखने की नीड नहीं है, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए कौन कौन सी लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्लेशियर डिपॉजिट इज फाउंड इन द गोंडवाना सिस्टम, कौन कौन सा, अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड्स, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ओके दैट्स इट। आपको इतना ही लिखना है, यस। उसके बाद में क्या दिया गया, placer deposits. The discovery of rich gold placer deposits on the Ghana coast without any local source rock suggests they originated from the Brazilian plateau when the two continents were adjacent. Okay, placer deposits, source rock in Brazil, found in Ghana placer, found in Ghana coast. ठीक है, तो आप इसको भी ऐसा मेंशन कर सकते हैं। Then fossil distribution के अंदर बात करें, the presence of lemurs in India. Yes, the presence of lemurs in India. लेमूर्स के बारे में अगर हम बात करें, जहां जहां पे लेमूर्स मिलते थे, पहली बात तो उन प्लेसेस को लेमूरिया करके एक बार नाम दिया गया है ना। कौन कौन सा, इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका, इन तीनों के अंदर लेमूर्स की प्रेजेंस थी, इसलिए लैंडमास को लेमूरिया भी कह दिया। इसका मतलब फॉसिल का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको एक जैसा मिल रहा है तो कभी लैंडमास एक रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई एक यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में और एक ये यहाँ पे इतनी दूर इंडिया के अंदर, है ना। ये पूरा आपका क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका हो गया इंडिया। तो यहाँ से कोई मतलब पूरा पैसिफिक ओशन कूद करके लेमूर्स आ गए होंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब कभी लैंडमास एक रहा होगा, तभी यहाँ पे लेमूर्स उस टाइम पे जब ये एक था तब प्रेजेंट रहते होंगे, तब ये पूरा रीजन क्या कहा जाता होगा, लेमूरिया कहा जाता होगा, है ना। तो उसके ऐसी इसी तरीके से मिजोसॉर्स के बारे में भी बात होती है। मिजोसॉर्स भी क्या थे, आपको शेलो ब्रैकिश वाटर के अंदर मिलते हैं, सदर्न कैप प्रोविंस के अंदर इनके फॉसिल्स, है ना, जो कहाँ पे ब्राजील वगैरह के अंदर। तो इसको आप मेंशन करो तो ठीक है, नहीं तो एक कर देना बहुत है। याद रहे मेसोसॉर्स का, याद रहे मिजोसॉर्स का, तो वो आप कर देना, उसके अलावा करने की नीड नहीं है, ठीक है। फॉसिल्स में एक लेमूर्स का करने से हो जाएगा। हाँ जी। देन क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिंग अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे जो कवर किया ना, प्लेट टेक्टोनिक्स और ड्रिफ्ट थ्योरी को, इससे ज्यादा एक्सटेंसिव आपके एनसीईआरटी में कहीं कुछ नहीं मिल सकता। मैंने सारे पॉइंट्स इसमें से निकाल करके फिर लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एकदम एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा कि प्लेट टेक्टोनिक में और इसमें क्या डिफरेंस था ड्रिफ्ट थ्योरी में। यस, मैंने यहाँ पे एस्पेक्ट का एक कॉलम बना दिया कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स को मैं कवर कर रहा हूँ। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंदर भी देखूंगा उसको मैं, और प्लेट टेक्टोनिक में भी देखूंगा, ठीक है। तो पहला मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पहला मैं बात कर रहा हूँ एक्सप्लेन बाय, किसने दी थी, पुट फॉरवर्ड बाय अल्फ्रेड वैगनर, ठीक है, 1930s के अंदर उन्होंने दी थी, है ना। देन उसके बाद में प्लेट टेक्टोनिक की बात करें
इन 1960 या 67 मैकेंजी एंड पार्कर ने दी थी, और मॉर्गन का भी उसके अंदर नाम आता है, ठीक है। इन तीनों का नाम आपको मेंशन कर देना है। थ्योरी का नाम क्या है? मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, है ना। इन्होंने सिर्फ मूवमेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट के अंदर इस थ्योरी के अंदर बताया था। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, भाई लिथोस्फेयर प्लेट होती है ना, वो पूरी की पूरी मूव करती है। वो पूरी क्यों मूव करती है? नीचे उसके अंदर जो मैग्मा है वो मूव कर रहा है, इस वजह से। दैट इंक्लूड बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशंस, ठीक है, क्योंकि मैग्मा है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो ऊपर चाहे कॉन्टिनेंटल प्लेट हो चाहे ओशनिक प्लेट हो, दोनों को मूव करवाएगा। कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या कह सकते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट कह सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिथोस्फेरिक प्लेट लिख दिया। एक्सप्लेन्स द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स दैट इंक्लूड बोथ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। दोनों के फॉर्मेशन की बात होती है कहाँ पे? प्लेट टेक्टोनिक में। और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में क्या, पेंजिया एक था, पेंजिया ही बाद में ब्रेक हुआ और बीच में वाटरफिल अपने आप से हो गया, है ना। ये बात होती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में, तो वो वाली बात ठीक नहीं थी। फोर्सेस फॉर मूवमेंट, भाई क्या फोर्स लगा था जिसकी वजह से पूरा मूवमेंट कॉज हुआ होगा? तो यहाँ पे बात होती है पोल फ्लिंग फोर्स की, टाइडल फोर्स की। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में जो वैगनर साहब ने दी थी। प्लेट टेक्टोनिक में क्या कहा था मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन ने? उन्होंने कहा था भाई कन्वेक्शन करंट्स में, ठीक है, आर्थर ओम्स वाली कन्वेक्शन करंट है, वो बात सही है। इन्होंने कहा कि भाई मेंटल जो है ना वो ड्रैग करता है, ठीक है ना, क्रिस्टल प्लेट्स को, ठीक है। भाई मेंटल में क्रिस्टल प्लेन के अंदर, या मेंटल जो होता है, ये लिथोस्फेयर है आपका, इस लिथोस्फेयर के नीचे क्या करती है? कन्वेक्शनल करंट चलती है। जो ये कन्वेक्शनल करंट जो है ना, वो क्या करती है? इसको मूव करवाती है। ये इन्होंने बात की थी। तो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर दिए। फोर्थ पॉइंट, एविडेंस इन्होंने क्या दिया था प्लेट टेक्टोनिक्स में? ये रहा प्लेट टेक्टोनिक्स, और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला, है ना। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में क्या था? अपेरेंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, जैसे कौन कौन से? बॉटेनिकल एविडेंस मिले थे ना, फॉसिल्स के भी मिले थे, दोनों के एविडेंसेस। टिलेट डिपॉजिट से भी मैच कराते हैं हम, प्लेसर डिपॉजिट से भी हम कह देते हैं, रॉक्स जो मिलते हैं सेम एज के, उनसे भी हम कह देते हैं। भाई किस बेसिस पे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंदर एविडेंसेस की बात करते हैं? वो 400-500 पॉइंट आ गए यहाँ पे ना। प्लेट टेक्टोनिक्स में कौन कौन से की बात करते हैं? बॉटम ओशन बॉटम रिलीफ की। भाई ओशन का एक रिलीफ कैसा है, कैसा ओशनिक रॉक है, उसके बारे में बात करते हैं हम। पेलियोमैग्नेटिक रॉक की बात करते हैं, भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उनमें सेम मिलती है क्या? ओल्डर रॉक्स में सेम एज वाले उनमें एक जैसी है, न्यूअर रॉक्स में एक जैसी है, ओल्डेस्ट वाले में एक जैसी है ना। तो उससे हम चेक करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? जहां जहां पे आपको रिजेस वगैरह देखने को मिलते हैं, या फिर आपको और क्या देखने को मिलता है जहाँ पे आते हैं? सैन एंड्रियास फॉल्ट किसके ऊपर बना हुआ है? सैन एंड्रियास फॉल्ट किसका एग्जांपल है? कमेंट सेक्शन में आप प्लीज उसको मेंशन करें। सैन एंड्रियास फॉल्ट है, तो वो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि सैन एंड्रियास फॉल्ट है, वहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हो सकती है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। तो अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है, उससे हमें इसका आइडिया लगता है। वॉल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है, जो आपने रिंग ऑफ फायर की बात करी थी, उससे भी हमें आइडिया लगता है। ग्रेविटेशनल अनोमलीज एट ट्रेंचेस, तो यहाँ पे आंसर आ गया है बेसिकली, है ना। सैन एंड्रियास फॉल्ट क्या एक ट्रेंच है बेसिकली। ग्रेविटेशनल अनोमलीज एट ट्रेंचेस, तो अलग अलग ट्रेंचेस के अंदर आपको अलग अलग वहां पे ग्रेविटेशनल अनोमली देखने को मिलती है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस में चेंजेस देखने को मिलते हैं, उनकी डेप्थ कितनी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारे एविडेंसेस प्लेट टेक्टोनिक के, ये सारे एविडेंसेस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के। एक्सेप्टेंस, क्या ये एक्सेप्ट करी गई थी? नहीं, डिस्कार्ड कर दी गई, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। अभी सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर बात मानी जा रही है कि हाँ क्या हुआ होगा, कैसे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स बने होंगे, तो प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग माना जाता है कि हाँ ये एविडेंसेस सबसे ज्यादा सही हैं। तो इन एविडेंसेस के बेसिस पे इसको मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कहा गया। देन यूजफुलनेस, हेल्प इन द इवोल्यूशन ऑफ कन्वेक्शनल करंट थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। तो भाई हमें किस किस के अंदर मदद मिली? भाई इसके आने के बाद ही हमारे पास में क्या आई? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आई और सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी आई, इसको प्रूव करने के चक्कर में, या फिर आप ये माने इसको डिस्कार्ड करने के चक्कर में। तो ये दो थ्योरीज हमें इसके बाद में मिली। यहाँ हम बात करें हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेरियस जियोग्राफिकल फीचर। आज हम जो भी देखते हैं, चाहे हम वो हिमालयाज का फॉर्मेशन देखें, चाहे हम ओशियाना ट्रेंच वगैरह कुछ भी देखें, ट्रेंचेस को देखें, किसी भी टाइप के, हम सी फ्लोर का स्प्रेडिंग देखते हैं, कोई भी जियोग्राफिकल फीचर हम देखते हैं, तो हमें सबको समझने में कौन हेल्प करता है? प्लेट टेक्टोनिक्स हेल्प करती है। तो प्लेट टेक्टोनिक इस तरीके से अपने आप में हेल्पफुल है। और अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं होती तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को हम नहीं देख पाते, ठीक है। तो इस तरीके से ये करते हुए हमारे यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है। अब हमारे अपने लास्ट आंसर्स की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
व्हाट वर द मेजर पोस्ट ड्रिफ्ट डिस्कवरीज दैट रिजुविनेटेड द इंटरेस्ट ऑफ साइंटिस्ट इन द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ऐसी क्या क्या डिस्कवरीज हुई थी उनके बारे में बताना है। तो आंसर है ओशन फ्लोर मैपिंग, एक तो इसके बारे में काम हुआ था। इन पर्टिकुलर प्रोवाइडेड वैल्यूएबल डेटा फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ओशनिक फ्लोर की मैपिंग हुई थी सबसे पहले। ओशनिक फ्लोर की मैपिंग होने के बाद ही हमें पता लगा अच्छा यहाँ पे कई जगह ट्रेंचेस भी हैं, अच्छा कुछ जगह पे यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी जैसे भी हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स निकल करके सामने आए। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे हमें ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके बारे में फर्दर जो रिसर्च है स्टार्ट हुई थी। आर्थर होम्स proposed that the convection current in the mantle generated by radioactive elements played a significant role। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद में उन्होंने जो कहा था, वैगनर ने जो बात कही थी, उसके बाद में आर्थर होम्स आए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं चलो ये बात तो थोड़ी कम जम रही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो बात आपको सबको साइड बैठेगी कि मेंटल में कन्वेक्शनल करंट चलती है। He suggests that a system of such currents throughout the mantle aiming to address concerns that led many scientists to dismiss the continental drift theory। तो उन्होंने जो बातें कही वो सब सही लग रही थी और उसके बेसिस पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर जो टाइडल फोर्स और पोल फ्लिंग फोर्स की जो बातें कही गई थी उनको डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, देन फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ द ओशन फ्लोर रिवील्ड इंट्रिकेट फीचर्स बियॉन्ड अ सिंपल फ्लैट सरफेस। ठीक है, उन्होंने कहा था कि भाई मतलब जैसे जैसे ये ओशन फ्लोर की मैपिंग हुई और भी हमें डेटा सामने आने लगा, ऐसा नहीं कि ओशन पूरा एकदम फ्लैट रीजन है, ओशन के अंदर भी अलग अलग आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, उसका रिलीफ भी सेम नहीं है। कहीं पे आपको बहुत हाइट्स भी देखने को मिलेंगी, कहीं पे आपको एकदम स्लोप भी देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको एकदम फ्लैट बेड भी मिलेगा, है ना, कहीं पे आपको ट्रेंचेस भी मिलेंगे, आगे जाके ऐसे ट्रेंचेस भी मिलेंगी। तो ऐसे इसके अंदर भी फीचर्स आपको डिफरेंट देखने को मिलते हैं। पोस्ट वॉर एक्सपीडिशंस meticulously mapped ocean relief, unveiling submerged mountain ranges and deep trenches primarily near continental margin। हमने अभी जो बात करी वो सारे फीचर्स आपको देखने को मिले थे। Then, notably, mid-oceanic ridges emerged as active sites for volcanic activity। ठीक है, कहाँ से mid-oceanic ridge से कहाँ क्या होता था, volcanic activity देखने को मिलती थी। Dating of oceanic crust rocks revealed their relative youth compared to continental counterparts। तो कॉन्टिनेंट्स के पास में जो रॉक्स थी, ठीक है, ये वाला मान लीजिए कॉन्टिनेंट है, इधर भी एक कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट के पास में मान लो जो ओशन की जो आपको रॉक देखने को मिल रही है, यहाँ पे देखो आपको एक रॉक देखने को मिल रही है, इन दोनों कॉन्टिनेंट के पास की जो रॉक है और यहाँ वाली जो रॉक है जो मैंने ग्रीन से बनाई है, ये दोनों रॉक आपको सेम देखने को मिल रही है, और जो ये दोनों जो ब्लू वाली रॉक है वो आपको अलग देखने को मिल रही है, ये वाली जो रॉक्स हैं वो आपको अलग देखने को मिल रही है। तो हुआ क्या, मिड ओशनिक रिज से आपको ये पता लगा कि भाई एक्टिव साइट्स है वहां पे। एक्टिव साइट्स होने का मतलब ओशनिक क्रस्ट है वो लगातार क्या होता जा रहा है, एक्सपैंड होते जा रहा है, और एक्सपैंड होते जा रहा है तो उसके अंदर भी एज अलग अलग है, जो नई बनी है उनकी एज अलग है, पुरानी वाली है उनकी एज अलग है, और सबकी अलग अलग एज वाली है ना। Additionally, rocks located equidistant from the crest of mid-oceanic ridges displayed striking similarities in composition and age on both sides of the ridge। क्या हुआ था, ये आपके मिड ओशनिक रिज है, ठीक है, इस मिड ओशनिक रिज के अंदर यहां से मान लीजिए 100 किलोमीटर पे आपको एक का रॉक मिलता है, और इधर ऐसे ही आप 100 किलोमीटर चले जाओ। अब ये इतना सीधा और सिंपल फ्लैट काम तो है नहीं, हो सकता है कोई आपके पास में जो रिज हो, ये जो रिज है, हो सकता है कोई रिज ऐसे हो, ओशन के अंदर कोई रिज ऐसे भी हो सकती है ना, उसके इधर की डायरेक्शन में 100 किलोमीटर, इधर की डायरेक्शन में 100 किलोमीटर, आपको ऐसे भी जाना पड़ सकता है। पर मैं फॉर एग्जांपल सिंपलिसिटी के लिए भी एकदम फ्लैट इसको स्ट्रेट लाइन लेकर के चल रहा हूँ। तो देखिए अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, क्या कहा गया था मैं इस लास्ट पॉइंट के अंदर, एडिशनली रॉक्स लोकेटेड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ मिड ओशनिक ridges displayed striking similarities in composition and age on both sides of the ridge। तो देखिए यहाँ पे जो आए ना हमारे पास में, इसके कंटेंट्स जो थे और इसके जो कंटेंट्स थे, है ना, ये दोनों क्या थे, सेम थे, कंटेंट्स दोनों के क्या थे, सेम थे। मतलब
जितना इसके अंदर मैग्नीशियम उतना मैग्नीशियम इसमें, जितना आयरन उसमें इतना आयरन इसमें, जितना निकल इसमें उतना निकल इसमें, ऐसा सेम था कंटेंट। पहली बात तो। दूसरा, इनके अंदर जिस तरीके से मैग्नेटिक अलाइनमेंट, पैलियोमैग्नेटिक की जो आप बात करते हैं, मान लीजिए कुछ इधर अलाइंड थी, तो इसके अंदर भी क्या थी, सेम डायरेक्शन में अलाइंड थी। इक्विडिस्टेंट जो रॉक है मिड ओशनिक रिज से, इक्विडिस्टेंट जो रॉक है उनके अंदर आपको पैलियोमैग्नेटिक और उनके जो कंटेंट है वो सेम देखने को मिल रहे थे, यानी रॉक बनी भी सेम मटेरियल से, परसेंटेज वाइज भी उनमें सेम सारी चीजें, और पैलियोमैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक मटेरियल्स की। मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, निकल है, कोबाल्ट है, कॉपर है, फेरस है ना। इन सब के अंदर क्या होगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अलाइनमेंट होने शुरू हो जाता है, क्योंकि मोल्टन स्टेट में, जैसे मोल्टन स्टेट में होगा इनके एटम्स होते हैं, वो एटम्स क्या करेंगे फ्री स्टेट के अंदर, जैसे ये पूरा एकदम ऐसा, आप ये मान लो कि भाई हलवा हो रखा है, एकदम गरम गरम हलवा बनता है, कैसा होता है वो एकदम, है ना, सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड आप कह सकते हो ना, सेमी लिक्विड स्टेट में होता है बेसिकली वो। वैसी स्टेट के अंदर यहाँ पे क्या होता है, मेंटल के अंदर क्या होता है, लावा। लावा को आप क्या बोलते हो जब तक वो सरफेस के ऊपर नहीं आया हुआ होता, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो आप उसको, हाँ जी। तो जो ये लावा जब तक बाहर नहीं आया हुआ होता उसको क्या कहते हैं, मैग्मा। तो क्या कहते हैं, मैग्मा, ठीक है। तो जो ये मैग्मा है उसके अंदर जितना मटेरियल है उसके अंदर अलाइनमेंट क्या होता है, एक ही डायरेक्शन के अंदर होता है। तो इस मटेरियल को अगर हम देखें कंटेंट वाइज उसके अंदर सेम परसेंटेज होगा। दूसरा, उस मैग्मा के अंदर जो सारे पैलियोमैग्नेटिक जो हम अलाइनमेंट को देख रहे हैं वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे, या पैलियोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। ओके, तो ये हमारे इसके अंदर आंसर में सारी बात कही गई थी। आगे चलते हैं, आगे तो खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा जो था लास्ट हमने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लिया। हमें यहाँ पे बताना था पोस्ट ड्रिफ्ट डिस्कवरीज, तो पोस्ट ड्रिफ्ट डिस्कवरीज में हमने बात कर ली कौन कौन सी चीजें थी। पोस्ट ड्रिफ्ट डिस्कवरीज के अलावा हमने यहाँ पे क्या क्या बता दिया है, हमने बताया मिड ओशनिक रिज के अंदर क्या क्या चीजें थी उनको भी हमने मेंशन कर दिया है। सो आपको ये जो भी आंसर अटेम्प्ट करना है तो उसके अंदर एक आप ओशन फ्लोर मैपिंग का, तो अब आपको क्या करना है, एक तो ओशन फ्लोर मैपिंग का जरूर से मेंशन कर देना है, फिर आर्थर ओम्स का जो था ना कन्वेक्शन करंट्स वाला, इसको आपको जरूर मेंशन कर देना है, ठीक है। फिर आपको बाद में ओशन फ्लोर के अंदर जो इंट्रिकेट फीचर्स की बात आई थी ना कि भाई इंट्रिकेट फीचर्स हैं बियॉन्ड अ सिंपल फ्लैट सरफेस, सिर्फ सिंपल ही नहीं है, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना है। फिर मिड ओशनिक रिज के बारे में आपको बता देना है, ये एक्टिव साइट्स थी वॉल्केनिक एक्टिविटी के लिए, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, मिड ओशनिक रिज से आपको देखने को मिल रहा है इक्विडिस्टेंट पे क्रेस्ट के अंदर सिमिलैरिटी है कंपोजिशन में, और एज जो है इनकी सेम है। ये वाले जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे हैं ये तो आपको मेन मेंशन करना ही है। इसका मतलब आपका जो आंसर बनेगा ना वो इसी के अराउंड बनेगा। ये पॉइंट्स तो मस्ट मेंशन करने वाले हैं, तो आप इनका ध्यान रखें जब भी आप आंसर अपना फ्रेम करें, अपने आप से आंसर बनाएं या इसमें से आप आंसर का क्रक्स निकालें, तो इन पॉइंट्स को आपको जरूर से मेंशन करना है। आई होप ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग।